The next current is Shaji N. Karun. He has been honored recently with the JC Daniel Award 2023. आपको बता दूं JC Daniel Award 2023 से इनको अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया फॉर व्हाट, फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मलयालम सिनेमा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, JC Daniel Awards 2023 हाईएस्ट ऑनर है केरला सिनेमा के लिए, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाता है टू मलयालम सिनेमा। और ये अवार्ड दिया गया है इस बार शाजी एन कारून को, बिकॉज ही ब्रॉट द केरला सिनेमा टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड, टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। जेसी डेनियल अवार्ड 2023, इस अवार्ड के साथ 5 लाख का प्राइस, एक साइटेशन और एक स्टैच्यूट मिलता है, एंड इट इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, जिसको IISR कहते हैं, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। इन्होंने एक नया क्वालिटी का जिंजर, एक नई वेराइटी का जिंजर इंट्रोड्यूस किया है, विच इज कॉल्ड सुरासा। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सुरासा। सुरासा इज अ न्यू वेराइटी ऑफ जिंजर डेवलप्ड बाय ICAR, which is Indian Council of Agricultural Research, थ्रू अ फार्मर्स पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो ICAR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो इन्हीं के अंडर में काम करते हैं IISR। तो इन्होंने डेवलप किया है एक नई क्वालिटी का जिंजर कॉल सुरासा। 6 साल लग गए इसको, मतलब डेवलप करने में, टेस्ट करने में, ट्रायल्स निकालने में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हु लाइक डिस्कवर्ड इट, मिस्टर जॉन जोसेफ, ही डिस्कवर्ड इट। तो ये कोझिकोडे में फार्मिंग करते हैं, तो ओरिजिनल सुरासा जनरली इन्होंने ही डिस्कवर किया। उसके बाद इसके ट्रायल्स एंड टेस्टिंग शुरू हुई, एंड नाउ इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एज IISR सुरासा। इसके बाद चलते हैं बेटा फीटल ब्रेन की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं IIT मद्रास के बारे में। IIT मद्रास हैज बिकम द फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली, दुनिया में पहला रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक बहुत ही डिटेल्ड 3D हाई रेजोल्यूशन इमेज निकालकर आपके सामने प्रस्तुत करी है अबाउट द फीटल ब्रेन। आपको बता दूं, इन दिस हाई रेजोल्यूशन इमेज a total of 5,132 brain sections were captured digitally using advanced brain mapping technology, which is developed by Sudha Gopalakrishnan Brain Center working at IIT Madras। तो मतलब सिंपल सी बात, हम कहते हैं ना कि ब्रेन एक सर्वर की तरह काम करता है, तो उस सर्वर के हर इंपॉर्टेंट माइन्यूट से माइन्यूट एस्पेक्ट को जब तक आप मैप नहीं करेंगे, कवर नहीं करेंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये सब चीजें कल को इन फ्यूचर होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें देखना। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि इंडिया का रिसर्च प्रोग्राम जो है, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है, ये 0.5 माइक्रोन की एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड करता है, विच इज एक्चुअली एक्सेप्शनली वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं IIT मद्रास की। आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज रिसेंटली ब्रॉट द मोस्ट डिटेल्ड 3D हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ फीटल ब्रेन। ठीक है, इस इमेज में 5,000 से ज्यादा ब्रेन के सेक्शंस को डिजिटली कैप्चर किया गया। उसके बाद बात करते हैं WTA प्लेयर्स अवार्ड। बहुत से लोगों को मिला, लाइक इट हैज बीन गिवन इन द कैटेगरी एज लाइक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड, डबल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये मिला है 26-year-old बेलारूसियन टेनिस स्टार अरण्या सबलेंका। तो शी हैज रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2024। हम अगर टेनिस में थोड़ा बहुत देख ले तो आपको बता दूं, टेनिस के 4 बड़ी इवेंट्स जिसको हम लोग ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, इसका मतलब टेनिस की फील्ड के 4 बड़ी इवेंट, जिसमें एक है US ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उसके बाद आता है UK ओपन, जिसको हम प्यार से यहाँ पर विबल्डन कप कहते हैं। तो शी हैज won the 2 Grand Slam titles, that is Australian Open and US Open, in January and September respectively. She is right now number 1 in WTA rankings in October, overtaking Iga Swiatek in the female category. इसके बाद आगे बात करते हैं 12th of December को बेटा वी सेलिब्रेट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। एंड अभी मैंने आपको S&P ग्लोबल के बारे में बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, 6.8% का GDP फोरकास्ट दिया था उन्होंने। अब ADB का सुन लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने हमारा GDP फोरकास्ट और कम कर दिया है 6.5%। जबकि पहले ये कितना बोल रहे थे, मैंने बताया था ना, पहले सब 7%, 7.2% कह रहे थे।
मगर जब हमारा क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया तो सभी ने अपनी एक्सपेक्टेशंस काफी डाउन कर दी। उसके बाद जब मैं आपको बता रहा था कि इंडिया ने सरफासी एक्ट से वो कॉफी ग्रोवर्स को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया, तो मैंने आपको बताया भी था कि आजकल रबर प्लांटेशन, सॉरी, कॉफी कॉफी प्लांटेशन जो है वो आजकल नॉर्थ ईस्ट में काफी हो रही है। कॉफी प्लांटेशन के साथ साथ रबर प्लांटेशन का भी गढ़ बन गया है नॉर्थ ईस्ट। आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, दैट इज इनरोड। इनरोड इज अ प्रोजेक्ट। तो इनरोड प्रोजेक्ट जो है, जो फोकस करता है कि तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर्स, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 2 लाख हेक्टेयर्स पर रबर प्लांटेशन हो। रबर प्रोडक्शन इंडिया का काफी बूस्ट करने की बात करता है इनरोड इनिशिएटिव। तो a very significant stride for Indoor project. The Rubber Research Institute of India has introduced a genetically modified rubber clone variety called RRII417. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज दिस RRII417? इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर क्लोन, और रबर एक तरीके से क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। किसने किया है? तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो जनरली इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से होगा क्या कि क्लाइमेटिक कंडीशन चाहे कैसी भी हो, रबर का जो पौधा है वो खराब नहीं होगा। तो इट इज टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जनरली एम क्या है? तो एम मैंने आपको पहले ही बता दिया, नॉर्थ ईस्ट के 2 लाख हेक्टेयर्स के ऊपर रबर प्लांटेशन को इंक्रीज करना। देन डियर वी हैव मोहम्मद अल बाशिर। ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। आपको पता है बशर अल असाद की गवर्नमेंट फॉल, मतलब भाग चुकी है सीरिया से। मिलिटेंट्स ने कैप्चर कर लिया है सीरिया को पूरी तरीके से, और इसराइल के साथ वॉर और भी ज्यादा घातक हो गया है इस वजह से। सीरिया वॉज एक्चुअली नोन फॉर ISIS, अगर आपको याद आ रहा हो। तो बशर अल असाद के रिजीम के खत्म होने के बाद वी हैव अ न्यू प्राइम मिनिस्टर एज अ ट्रांजिशनल PM ऑफ सीरिया। अभी परमानेंट नहीं है, मोहम्मद अल बाशिर। सीरिया के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। कैपिटल दमास्कस है, एंड सीरियन पाउंड इज द करेंसी ऑफ सीरिया। सीरिया में पिछले 13 सालों से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट। सीरिया एक कंट्री भी रह चुकी है ISIS का, मतलब गढ़ भी रह चुका है। उसके बाद वी आर हैविंग सूर्यबाला। सूर्यबाला मैडम, सूर्यबाला, शी हैज वॉन द 34th व्यास सम्मान। इनको 34th व्यास सम्मान मिला है। इनका बुक है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये बुक पब्लिश हुआ था 2018 में। और ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन देता है। 1991 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। आपको बता दूं जनरली ये उन ऑथर्स को, उन इंडियन ऑथर्स को दिया जाता है, इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 10 सालों में कोई अच्छी बुक पब्लिश की हो। ठीक है जी। तो फॉर द आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क्स, ओनली फॉर द हिंदी लिटरेरी वर्क्स, नॉट इन अदर लैंग्वेज। अगर अदर लैंग्वेज भी है तो उसको ट्रांसलेट कीजिए। तो व्यास सम्मान अवार्ड, जैसे कि मैंने बोला, के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में शुरू किया था। अवार्ड के साथ 4 लाख का कैश अवार्ड, एक साइटेशन भी आपको मिलता है। इसके बाद IIT दिल्ली की बात कर लेते हैं। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2025 में IIT दिल्ली ऑफ इंडिया हैज emerged as a top Indian institution in terms of QS sustainability rankings. Out of all the Indian institutes, IIT Delhi has secured the first number, जबकि globally IIT Delhi का रैंक 171 है। IIT Kharagpur has come second in India in terms of sustainability, जबकि globally IIT Kharagpur का रैंक 202 है। And IIT Bombay has secured the third position, globally ranked at 234। और अगर हम सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स की बात करते हैं तो दीज आर द ग्लोबल यूनिवर्सिटीज रैंक्ड 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद बात करते हैं बेटा फीफा। फीफा ने कंफर्म कर दिया है 2030 और 2034 के मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो वेन्यूज हैं। आपको बता दूं 2030 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो स्पेन और पोर्तुगल प्लस मोरक्को ये मिलकर जॉइंटली होस्ट करने वाले हैं अपनी अपनी कंट्रीज में। तो कुछ मैचेस तीनों में खेले जाएंगे। और टू कमेमोरेट द टूर्नामेंट्स 100th एनिवर्सरी, 3 मैचेस विल बी प्लेड इन अर्जेंटीना, पराग्वे एंड उरुग्वे, where the first वर्ल्ड कप took place in 1930। जबकि होस्ट ये तीनों ही कर रहे हैं। बट 1930 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था फीफा का, और 2030 में फीफा वर्ल्ड कप को 100 साल हो जाएंगे। तो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप 1930 में अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे में खेला गया था, इसलिए 3 मैच, स्टार्टिंग के 3 मैच जो है वो इन तीनों जगहों पर खेले जाएंगे। और 2034 फीफा वर्ल्ड कप की वेन्यू है सऊदी अरेबिया।
अगेन बहुत ही शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार तो कतर में हुआ था। देन वी हैव 12 दिसंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। और उसके बाद आपको ये भाई साहब दिख रहे होंगे, यस, डू रिमेंबर हिम। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है ये। ही इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। हिज नेम इज इंदरमीत, इंदरमीत गिल। ज्यादा बोल गए सर ये, और मेरे हिसाब से तो सही बोल गए। इंदरमीत गिल ने क्या बोला कि भाई इंडिया जो है, पहली बात तो बहुत सारी कंट्रीज में से अगर कंपेयर करें तो इंडिया इज पोजीशनड वेरी बेटर देन ऑल ऑफ इट्स पीयर्स। बट आपको बता दूं, फिर भी बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस इंडिया के सामने ऐसे हैं जिसके लिए इंडिया को तैयार होना चाहिए। और इन्होंने ये बोला कि इफ यू रियली वांट टू बिकम लाइक द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इफ यू रियली वांट टू बी डेवलप्ड बाय 2047, हमारा टारगेट है ना, तो सर आपको बहुत सारी चीजें जैसे आपके जो इनएफिशिएंसीज हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस है, इन सब चीज, आपके स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, इन सब चीजों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा प्रॉपरली। और अगर इंडिया ने एड्रेस नहीं किया तो 2047 तक, इन्होंने क्या बोला मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, ही सेड 2047 तक यूएस की जो आज की इकोनॉमी है ना, उसकी हाफ इकोनॉमी भी नहीं बन पाओगे आप इन द ईयर 2047। दिस इज व्हाट इंदरमीत गिल सेड। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं उबर। उबर हैज लॉन्च मोटो विमेन इन बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो मोटर बाइक्स अगर आप बुक करेंगे थ्रू उबर, तो ओनली फॉर विमेन है ये। विमेन जो राइडर्स हैं वो लेने के लिए यहाँ पर आएंगी, जस्ट टू लाइक टेक केयर अबाउट द विमेन सिक्योरिटी, जस्ट टू ऑफर विमेन अ मोर सेफर एंड मोर कंफर्टेबल कम्यूटिंग ऑप्शन। विमेन मोटो विमेन ऑप्शन लॉन्च कर दिया है बेंगलुरु में, किसने? उबर ने। इसके बाद नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप। दिस मैन हैज बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बाय टाइम मैगजीन। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट है। और आपको बता दूं टाइम मैगजीन हैज नेम्ड दिस पर्सन फॉर द सेकेंड टाइम। इससे पहले भी कभी इसको मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो दिस इज द सेकेंड टाइम मिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट हैज रिसीव दिस ऑनर, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इनका ग्रेट पॉलिटिकल कमबैक बताया जा रहा है। इसके बाद डी गुकेश, यस, दोमाराजू गुकेश हैज बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन। 18 ईयर्स की उम्र में इन्होंने चाइना के लाइक लास्ट ईयर के एक्स वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन को हराया, एंड ही हैज बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। दिस माइलस्टोन वाज अचीव्ड बाय हिम ऑन 12 दिसंबर। आज भी इंस्टाग्राम पर इनकी रील्स काफी वायरल है। तो डिंग लिरेन के 6.5 पॉइंट्स थे और गुकेश एक पॉइंट से आगे चलकर 7.5 पॉइंट से इन्होंने डिंग लिरेन को 14 गेम्स के क्लासिकल मैच में हराया। तो आपको बता दूं, ऐसा करने वाले डी कुकेश इज द लाइक यंगेस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। इससे पहले यंगेस्ट हुआ करते थे गैरी, मिस्टर गैरी कास्पारोव, मिस्टर गैरी कास्पारोव, जिनका ये रिकॉर्ड था यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन का 22 साल की उम्र में। 1985 में उन्होंने बनाया था, और 1985 का रिकॉर्ड अब 2024 में टूटा है। इंडियन प्लेयर डी कुकेश। और आपको बता दूं, ही इज द सेकंड इंडियन टू बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जी ने लास्ट चैंपियनशिप 2013 में जीती थी। उसके बाद से इंडिया से कोई भी वर्ल्ड चेस चैंपियन नहीं निकला। नाउ वी हैव डी कुकेश, होपिंग लाइक नेक्स्ट ईयर भी यही हो। 14 दिसंबर को वी सेलिब्रेट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोबारा से एक और रेटिंग एजेंसी की, केयर। केयर रेटिंग्स ने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 6.5% के आसपास लाकर खड़ा कर दिया। इनको लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर हमारा जीडीपी 6.5% रहेगा। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 100 एडिशनल K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स गन्स फ्रॉम लार्सन एंड टर्बो। आपको बता दूं, हॉविट्जर्स एक गन है जो हम लोगों ने कारगिल वॉर में भी यूज करी थी। लाइक खड़े खड़े बहुत दूर तक ये तोप के गोले गिरा सकती है, एक तरीके से आप ये मान लो। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, एक सीसीएस जिसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि लार्सन एंड टर्बो ये गन्स बनाती है, हॉविट्जर्स बनाती है। तो ये हॉविट्जर्स गन्स 100 एडिशनल
जो K9 वज्र हॉविट्जर्स गन्स है, ये लार्सन एंड टर्बो से हम लोग प्रोक्योर करेंगे। और आपको वैसे भी बता दूं, एक तो हो गया हॉविट्जर्स, उसके अलावा ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये कोई हॉविट्जर नहीं है, ये टैंक है, इंडिया का लाइट वेट टैंक है कॉल्ड जोरावर। तो जोरावर टैंक के भी ट्रायल्स चल रहे हैं और वेरी सून इसके भी ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे और हम जोरावर टैंक को भी इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर पाएंगे। तो K9 वज्र गन्स हैव बीन सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन लद्दाख ड्यूरिंग 2020। ये K9 हॉविट्जर्स जो है ये लद्दाख में 2020 से ही चल रहे हैं, 2020 से हमने डिप्लॉय करके रखा है। अब एडिशनल 100 और हम लोगों ने प्रोक्योर करने की बात करी है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज दिस K9? द K9 इज अ हॉविट्जर गन। हु डेवलप्स इट? दिस गन इज डेवलप्ड बाय लार्सन एंड टर्बो, LNT। इसके बाद नाउ डियर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज लॉन्च्ड अ फ्यूचर रेडी consumer grievance redressal platform, future ready. So they are about to launch it, featuring the e-जागृति ऐप। तो एक एप्लीकेशन है e-जागृति, और e-जागृति एप्लीकेशन पे जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको एक बहुत ही अपडेटेड पोर्टल मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं आपको बता दूं कि आप सारी कंज्यूमर कंप्लेंट्स जो पहले कभी भी एक जगह पर नहीं होती थी, नाउ ऑल कंज्यूमर कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म कॉल्ड e-जागृति। तभी मैंने बोला एक फ्यूचर रेडी कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, दे आर अबाउट टू लॉन्च इट। दिस प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड ऑन 24th of December व्हेन इंडिया विल बी सेलिब्रेटिंग नेशनल कंज्यूमर्स डे। तो इस नए सिस्टम में कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट्स को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, इवन उनको वर्चुअल हियरिंग अटेंड करने का भी राइट मिलेगा। मतलब आपको किसी कंज्यूमर कोर्ट में अगर फिजिकली नहीं भी जाना है तो यू कैन अटेंड दोज कोर्ट्स वर्चुअली। इसके बाद आपको बता दूं स्विट्जरलैंड, ये भी काफी हुआ था नेस्ले कंपनी की वजह से, बिकॉज ऑफ नेस्ले एंड द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओवर नेस्ले। स्विट्जरलैंड ने इंडिया को दिया जाने वाला MFN का क्लॉज वापस ले लिया है। ऑफ कोर्स हमारी बेइज्जती तो है, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज जो हमको मिलता था स्विट्जरलैंड से वो हमसे वापस ले लिया है, और सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, जिसकी वजह से जो इंडिया के ऊपर टैक्सेस लगते थे, पहले 5% लगते थे, वो टैक्स जो है वो बढ़ के अब 10% हो जाएंगे। जस्ट एक तरीके से देखा जाए तो डबल हो गए टैक्स। ऑफ कोर्स किसके लिए ज्यादा ये मतलब नॉन बेनिफिशियल रहेगा वो तो आने वाला टाइम आपको बताएगा, बट नेस्ले कंपनी की वजह से ये हुआ है। एंड वी नो दैट वी ऑल हैव कंज्यूम्ड नेस्ले प्रोडक्ट्स एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ टाइम्स। इवन मैगी भी नेस्ले वालों की ही है, और अभी जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं शायद वो मैगी खा भी रहे हो। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल इज बर्न सिटी, और यहाँ पे फ्रैंक चलता है एज अ करेंसी। इसके बाद फ्रैंकिस मिस्टर फ्रैंकियोस बेरो, दिस मैन मिस्टर फ्रैंकियोस बेरो हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस एक प्रेसिडेंशियल कंट्री है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही पावरफुल होते हैं, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो देखा जाए तो एक जो प्राइम मिनिस्टर है हो सकता है आपसे पूछ ले, फ्रैंकियोस बेरो। कैपिटल है फ्रांस की पेरिस, एंड द करेंसी इज यूरो। देन वी हैव चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कॉल्ड किड्स, स्पेस किड्स। बहुत बढ़िया और बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं ये लोग। आपको बता दूं 2026 मतलब तक, मतलब इनका टारगेट है सितंबर 2026, एंड स्पेस किड्स इज प्लानिंग अ ऑल विमेन साइंटिफिक लूनर मिशन। ऑल विमेन साइंटिफिक लूनर मिशन। इस मिशन का टारगेट क्या है कि क्लास 8 मतलब क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चे अक्रॉस ऑल द 108 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना और 2026 सितंबर तक एक लूनर मिशन लॉन्च कर देना, एक सैटेलाइट लॉन्च कर देना जो चांद पर जाएगी। सैटेलाइट पर पेलोड तकरीबन 80 kg का होगा। ऑफ कोर्स वो सैटेलाइट ना तो केवल ऑर्बिट करेगी, बट दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ लैंडिंग ओवर द लूनर सरफेस। तो इस 80 kg जो पेलोड के साथ इस सैटेलाइट में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी ये लोग लगा के देंगे, विद द गोल ऑफ क्रैश लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। और अगर ये सही में हो जाता है 2026 तक, तो किड्स किड्स स्पेस किड्स विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू कंडक्ट अ मिशन टू द लूनर सरफेस। अगर चलो हम लॉन्च भी कर देते हैं और अगर लैंड कर गए फिर तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी इस टाइम, क्योंकि अभी तक तो कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी चांद पर लैंड नहीं की है। तो इट इज गोइंग टू बी लाइक अ ग्रेट फन इन 2026 इफ यू आर टॉकिंग अबाउट। इसके बाद बात करते हैं बेटा एनसीईआरटी के बारे में।
तो गूगल ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के साथ, और ताकि इंडिया के कोने कोने में क्वालिटी एजुकेशन लेकर आ सके। कैसे, आजकल आपको पता है ये यूट्यूब का जमाना है, तो यूट्यूब चैनल्स फॉर एजुकेशन विल बी ओपन्ड, और ये यूट्यूब चैनल्स विल बी लॉन्च्ड, लाइक मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स विल बी लॉन्च्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ इन द कमिंग मंथ्स। और ये यूट्यूब चैनल्स पर मिलने वाला कंटेंट विल बी गिवन इन 29 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द साइन लैंग्वेजेस ऑल्सो। और यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट के साथ साथ आपको बहुत सी चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी मच engaging, very much accessible and empowering. Something about Google. Google got founded in 1998. Sundar Pichai is the CEO of Google, and NCERT got founded in 1961. Directly, Dr. Dinesh Prasad Saklani, he is the director of NCERT. Then we have the next current. The next current is talking about IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. Again, IBC का मतलब होता है जब किसी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करते हैं बैंक। जब जब आपको याद आ रहा है, सरफासी एक्ट क्या करता है, बैंक को अथॉरिटी देता है कि अगर कोई बैंक की मतलब बैंक से लिया हुआ पैसा अगर कोई डिफॉल्ट कर दे तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर ले। प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद फिर उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने का काम आईबीसी के अंडर किया जाता है। लिक्विडेट मतलब बेचना। तो एक बिल जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है विच विल चेंज आईबीसी अ लिटिल बिट। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के बजट सेशन में वो आ जाए। और इस बार आईबीसी में कौन सा नया एस्पेक्ट आने वाला है, ग्रुप इंसॉल्वेंसी। दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप इंसॉल्वेंसी। इंडिया में होता था इससे पहले, बट प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप इंसॉल्वेंसी को आईबीसी में लिखा कहीं नहीं है। ऑर्डर पास करे हैं कोर्ट ने, मतलब सर समझ नहीं आया मुझे, मैं बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कोई भी एक एक्स वाई जेड आदमी है, उसने बैंक से लोन लिया अगेंस्ट हिज वन कंपनी, अगेंस्ट हिज कंपनी, और उसके पास ऐसी कई सारी कंपनीज। उसने एक्स वाई जेड कंपनी के नाम पर लोन लिया एंड नाउ एक्स वाई जेड कंपनी इज इनटू डेट, दे ही नहीं पा रही है लोन वापस। इसकी वजह से सरफासी एक्ट के अंदर बैंक विल लाइक सीज द कंपनी, एंड अंडर आईबीसी बैंक विल सेल ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू गेट द मनी रिकवर्ड। बट मान के चलो कि एक्स वाई जेड कंपनी बेचकर भी बैंक का पैसा रिकवर नहीं हुआ, काफी बड़ा लोन लिया था। तो बैंक ऐसे में मेरे और एसेट्स को क्या, या मेरी और कंपनीज को क्या वो सीज कर सकता है, करना तो चाहिए, बट ऐसा आईबीसी में लिखा नहीं था। बट फिर भी कई बार कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, कई बार ये ऑर्डर दिया है, जहां पर आपकी एक से ज्यादा कंपनीज के ओनर, क्योंकि वो एक है और ओनर डिफॉल्टर है, तो उसकी कई सारी कंपनीज को यहाँ पे लिक्विडेट किया गया इन ऑर्डर टू रिकवर द लोन। जैसे कि ऐसा हम लोगों ने वीडियोकॉन इंसॉल्वेंसी केस में देखा, अम्रपाली ग्रुप के केस में हम लोगों ने देखा। तो अब इसको जनरली, पहले भी हो रहा था ये, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा था, बट इस बार आईबीसी लॉ में इसको लिख दिया जाएगा। तो दिस अमेंडमेंट विल इंट्रोड्यूस ग्रुप इंसॉल्वेंसी। ग्रुप इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, वेयर मल्टीपल कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट और ओनरशिप विल बी लिक्विडेटेड इन ऑर्डर टू रिकवर द बैंक लॉसेस। तो सिंपल है ये। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जनरली एक लॉ है, और ये लॉ बेटा 2016 में आया था। इस लॉ के अंडर एक बॉडी बनाई गई, बॉडी का नाम ये रहा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बॉडी को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। ये बोर्ड 2016 में बना, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके बाद 16th ऑफ दिसंबर वी डिफीटेड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वाज क्रिएटेड, सो सेलिब्रेटेड एज विजय दिवस। और उसके बाद आपको बता दूं, इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक इनॉग्रेट हो गया है, लॉन्च हो गया है चेन्नई में। यहाँ पर क्या होने वाला है, थाउजेंड्स ऑफ जो डायबिटीज के सैंपल्स हैं उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे फॉर फर्दर रिसर्च। तो ताकि उन सभी बायोलॉजिकल सैंपल्स की इन डेप्थ स्टडी आप लोग कर सके, डायबिटीज क्यों हो रही है, उसके कॉजेज, डायबिटीज के पैटर्न, या डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आगे क्या होंगी आपको, तो ये बताना आसान हो जाएगा रिसर्च करने के लिए। ऑफ कोर्स इंडिया, इंडिया में क्यों उसको खोलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा डायबिटीज की जो पेशेंट्स है वो इंडिया में मिलते हैं आपको।
इसके बाद NCL, Northern Coalfields Limited, they have launched a program called Charak. They have launched a platform, or sorry, a project called Charak. चरक आपको बता दूं बेटा, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो चरक गुप्ता टाइम्स में, गुप्ता पीरियड में ही यूज टू बी अ सर्जन, ही यूज टू बी अ सर्जन। तो चरक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने। और इस चरक प्रोजेक्ट में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एवरी, फॉर free medical treatment for all the disease, even if you are suffering from cancer or any of the heart disease. Free medical treatment will be given to economically disadvantaged individuals in Singrauli district of MP and Sonbhadra district of UP. क्यों? बहुत से लोग रहते हैं यहाँ पर यार, और इसलिए क्योंकि इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादातर रहने वाले लोग कोल फील्ड में काम करते हैं और काफी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है। तो कोई बीमारी अगर हो जाती है ना, तो उसका इलाज नहीं करा पाते हैं ये लोग। तो फैमिलीज जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है और जो सिंगरौली और सोनभद्र में रह रही है, जनरली उनको चरक प्रोजेक्ट में बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। मणिपुर में एक समिट है जिसको रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया, 33rd समिट है। जनरली नाम है इसका नुपी लाल नुमित, नुपी लाल नुमित 2024 समिट। तो क्या है ये नुपी लाल नुमित? आपको बता दूं, नुपी लाल एक अपराइजिंग है जो मणिपुर में 1904 से लेकर, सॉरी 1904 में हुई, और फिर नुपी लाल अपराइजिंग 1939 में हुई। तो नुपीलाल है क्या? जनरली आपको बता दूं, ये नुपीलाल अपराइजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नुपीलाल पहली बात तो जगह का नाम है मणिपुर में, और 1904 में इस नुपीलाल में रहने वाली जो विमेन्स हैं, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था सबसे पहले 1904 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनके ऊपर फोर्स लेबर थोपते थे, मतलब इनसे जबरन काम करवाते थे विदाउट पेमेंट। और इन्होंने अपने डिमांड रखी, लाइक जस्टिस, अपने राइट्स की डिमांड करी इन महिलाओं ने। और सेकंड अपराइजिंग 1939 में हुआ, सेम, बाय द विमेन अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर्स फॉर द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। तो ये सब चीजें, इसलिए ये नुपीलाल अपराइजिंग्स की याद में मणिपुर में हर साल नुपीलाल नुमित 2024 समिट होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज दिस नुपीलाल नुमित समिट एंड वेयर इट इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑफ कोर्स इन मणिपुर। उसके बाद मैं गोवा की बात कर रहा हूँ। गोवा जो है वो अपने लिबरेशन मार्टियर्स को या उनकी फैमिलीज को 10 लाख का एक तरीके से प्राइज देने वाला, 10 लाख ईच विल बी अवॉर्डेड टू ईच फैमिली। और ये पहली बार होने वाला है इंडिया में, इंडिया के किसी स्टेट ने आज तक ये कभी नहीं किया है। 1962 इफ यू आर नॉट, सॉरी 1961 टू बी वेरी स्पेसिफिक आपको बता दूं, गोवा जो है वो पोर्चुगीज की एक कॉलोनी रह चुका है 450 सालों से भी ज्यादा। 1947 में भी इंडिया का पार्ट नहीं बना था। 1961 में गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो जिन लोगों ने गोवा को लिबरेट करवाने में जाने दी, ऐसे 14 मार्टियर्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उनकी फैमिलीज को ऑफ कोर्स। तो 1961 के लिबरेशन, तो जो आपका क्या कहते हैं इसका, गोवा लिबरेशन में जिन फैमिलीज ने अपने अपने मेंबर्स को मरवाया या जो फैमिलीज मरी, उनको 10 लाख का यहाँ पर ईच प्राइज मनी एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड यहाँ पे प्रमोद सावंत जी ने अनाउंस किया है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लाइक नो स्टेट हैज डन इट बिफोर। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, सभी फॉर्मेट्स में, सभी इन ऑल फॉर्मेट्स लाइक टेस्ट क्रिकेट, इन ODI, T20, in all formats, this man has become the youngest to take 100 wickets. Shaheen Shah Afridi is a pride of Pakistan. 100 wickets across Test, ODIs, T20. एज है भाई साहब की 24, 248 days, मतलब अबाउट 25 आप कह सकते हैं। और आपको बता दूं, ये फीट इन्होंने अकम्प्लिश करी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जब ये अपना T20 मैच खेल रहे थे इस साल। So he has become now the youngest player to achieve this. And then we have the last but not the least, legendary tabla player, Ustad Zakir Hussain has passed away in San Francisco. काफी इनकी फैमिलीज ने भी मना किया था कि नहीं, इज लाइक ओके, बट एट द लास्ट द न्यूज वाज कंफर्म्ड। Ustad Zakir Hussain was born in 1951 in Mumbai, and he was the eldest son of Ustad Allah Rakha, या Ala Rakha. Ala Rakha was another legendary tabla player. So he's the eldest son of Ustad Ala Rakha, Ustad Zakir Hussain. He has won 4 Grammy Awards, including 3 awards
at the 66th Grammy Awards in 2024 in various categories of global music, performance, contemporary instrument album, and instrumental composition. भाई गजब के थे. He received numerous awards, including Padma Shri 1988, Padma Bhushan 2002, Padma Vibhushan 2023, Sangeet Natak Academy Award, and USA National Heritage Fellowship. Of course, he has not won any Bharat Ratna Award till so far. And this is the end of this video. I hope, मुझे पता है, I know कि video has become a bit longer, but beta, I have tried to cover each and important aspect which could be covered